Hello everyone, I am Dr. Udar. So last time in lesson number 1 मैंने आपको बताया था about the syllabus which we will cover during this course, that is Advanced Engineering Mathematics part number 1. तो अब हम आते हैं यूनिट नंबर 1 पे। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है इनफाइनाइट सीरीज़। कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी हैं so that we can save a little bit time. तो यूनिट नंबर 1 इनफाइनाइट सीरीज़, इसमें हम कुछ पोर्शन जो है हमारा हम 11th क्लास में हमने पढ़ा अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज़। उसके बाद से जो है हमने सीधा हम इस पे आ गए हैं इनफाइनाइट सीरीज़ पे। तो कुछ पोर्शन जो है सीक्वेंस का इसके अंदर बीच में थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो इसलिए हम सीक्वेंस वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ताकि बीच में कोई जो है गैप ना आए। ये ब्रिज का काम करेगा हमारा उसके बीच में, क्योंकि कुछ सीक्वेंसेस के कुछ रिजल्ट्स हमें चाहिएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो है ये नंबर सिस्टम में n जो है नेचुरल नंबर्स हो गया। इसके बाद जो है ये n यूनियन 0 जो है ये होल नंबर हो गया। सेल्डमली कभी कभी हम इसको W से भी डिनोट कर देते हैं, पर बहुत ही कम। Z जो है वो इंटीजर्स हो गया, और R जो है वो रियल नंबर्स हो गया, और C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। जो Z जो है, अब जैसे ये जो सभी नाम अपने हिसाब से अपने आप को बता रहे हैं, जैसे N जो है वो नेचुरल नंबर है तो बता रहा है N है, W हमने लिख दिया होल नंबर, R रियल, C कॉम्प्लेक्स। Z थोड़ा सा अलग हो गया, इंटीजर्स का तो I होना चाहिए था, बट Z हमने जो डाला है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो जैसे इसमें जो है हमारा होता है सोडियम। सोडियम को हम Na से लिखते हैं, S तो लिखते नहीं, S लिखेंगे तो सल्फर हो जाएगा। तो सोडियम हम लिखते हैं Na, उसका मतलब क्या होता है नेट्रम। तो ये हमारा होता है सोडियम। सिमिलरली पोटेशियम जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं K से, P से तो लिखते नहीं, P से फॉस्फोरस हो जाएगा। तो हम जो है ये होता है कैलियम, तो दैट इज पोटेशियम। तो सिमिलरली जो है जो जेड जो है ये हमारा होता है जालिन। तो इसका हमारा जो है वो जेड लैटिन वर्ड से वहाँ से हम लिया हुआ है। और एक नंबर सिस्टम हमारा रह गया जेड के बाद जो है वो है क्यू। क्यू दैट इज रैशनल नंबर्स। अब रैशनल भी आर से शुरू होता है, फिर इसको क्यू क्यों लिया? तो इसका रीज़न ये है कि क्यू मीन्स कोशेंट, क्योंकि क्यू जो आता है हमारा जो है वो हमेशा होते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो q नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, और एक p को हम एक हिसाब से q से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोशेंट जो हम ले रहे हैं p अपॉन q, तो उस वजह से जो है उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो q में आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा वंस फॉर ऑल हमने सेट कर लिया है कि नंबर सिस्टम्स की ये नोटेशन है, और ये हम यूटिलाइज़ करेंगे लेटर ऑन जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वैसे स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है ये फॉर्म जो है, तो आपने जो है वो पूरी लिखनी है सीक्वेंस, बट मैंने यहाँ छोटे में लिख दिया है, मेरी अपनी है, आप स्टैंडर्ड नहीं है। वैसे भी मैथमेटिशियन जो है वो थोड़ा हर चीज़ को छोटे में लिखते हैं। जैसे कि आपने वर्ड में लिखना है, किसी को बोलना है कि लेट देयर एग्जिस्ट एन एक्स विच इज़ एन इंटीजर सच दैट दिस इंटीजर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम उसको मैथमेटिशियन जो है उसको बहुत ही छोटे में लिख देते हैं, लेट एक्स बी एन इंटीजर, सो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एंड सच दैट दिस इंटीजर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम देखो कितना छोटे में
इतनी सारी चीज़ों को ऐसे लिख देते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की जो है वो शॉर्ट हैंड है। बट ये जो मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरी शॉर्ट हैंड है। तो आपने जो है अपना जो है वो पूरा लिखना है। तो इस सीक्वेंस पे अब हम आते हैं। तो सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस जो है, हम किसी, आपने 9th क्लास सॉरी 11th क्लास में पढ़ा, तो हम किसी नंबर्स को ऐसे लिख देते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है उसको लिख देते हैं। बट इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है? तो मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, फाइनाइट की नहीं अभी, क्योंकि हमने इनफाइनाइट सीरीज़ में जाना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे। तो ये एक मैपिंग है फ्रॉम एन टू आर। ये जो है सी में भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। और हम इस जो है चैप्टर में, यूनिट नंबर 1 में, हम डील करेंगे रियल सीक्वेंसेस और रियल सीरीज़ की। तो इसलिए मैं ये ले रहा हूँ आर के अंदर। तो कहने का मतलब ये एक मैपिंग है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में हमारी जो है ये जा रही है। इसको हम जो है रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमने ले लिया एन और ये ले लिया, थोड़ा गोला अच्छा नहीं बना, ये ले लिया आर। ठीक है, ये मैपिंग हो गई हमारी एफ। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 सोन। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नंबर आ गया A1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया A2, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया A3 सोन। इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आती जाती हैं। मैपिंग क्या होता है? फंक्शन क्या होता है कि ईच इनपुट को डोमेन से ईच इनपुट पे यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। तो ईच इनपुट तो है ही हमारा जो है नेचुरल नंबर से, हर एक जो है ईच इनपुट लेगा, यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। अब आउटपुट आपको ऐसा लग रहा होगा कि A1 A2 A3 सारे अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। दे कैन बी सेम एज वेल। जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे N और ये मैपिंग गई R में, और यहाँ पे मान लो मैंने 1 नंबर फिक्स कर दिया, इधर 2 3 वगैरह 0, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, और इधर हो गया 1 2 3 सो ऑन। अब मान लो सारे के सारे जो है वो इधर जा रहे हैं, 1 भी इधर जा रहा है, 2 भी इधर जा रहा है, 3 भी इधर जा रहा है, सब जो है आउटपुट इधर जा। तो 1 की आउटपुट जो है वो यूनिक है, 2 की आउटपुट भी यूनिक है, एक ही आउटपुट है 2 की भी, 3 की भी एक ही है। तो इसका जो है हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गई? 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है, वैलिड सीक्वेंस है। और अगर आप इसको 11th क्लास से कंपेयर करोगे, सो विल गेट टू नो कि ये जो है एक AP भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक GP भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So that means this is the definition of sequence, that it is a mapping from set of natural numbers to the real numbers, a real sequence, infinite real sequence. तो ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन। कोई भी चीज़ समझने के लिए जो है उसके एग्जाम्पल्स हमेशा सर्च करने चाहिए, टू सर्च for examples so that we understand the things better. तो इसका हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल तो ऊपर ही हो गया, मान लो सीक्वेंस ये ले लेता हूँ मैं, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले लेता हूँ 1 2 3 4, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मान लो दूसरा कोई ले लेता हूँ 1 1/2 1/3 सो ऑन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, तो ये एक दूसरी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से 2 एग्जांपल्स हमने जो है वो सीक्वेंस के ले लिए।
अब सीक्वेंस पे अगले टॉपिक पे आते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर ही कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती हैं, जैसे हम पहले वाला पढ़ेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड, अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी हो सकती है, एक अपर बाउंडेड, एक लोअर बाउंडेड। तो मान लिया पहले वाला है, हम लेते हैं अपर बाउंडेड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। सो सीक्वेंस की नोटेशन जो है ऊपर लिख देता हूँ पहले। सीक्वेंस, इसके नीचे जगह है हमारे पास। सीक्वेंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, अगर हमारे पास जनरल टर्म उसकी है an, तो दैट मीन्स a1 a2 a3 would give us the terms, corresponding terms, n is the nth term, तो उस हिसाब से हमारे पास ये टर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास कोई सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हमने कोई भी सीक्वेंस, हमारे an सीक्वेंस है। तो अब बाउंडेड अबव का मतलब क्या है, वो ऊपर की साइड में बाउंडेड है, मतलब उसकी जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो कोई एक फिक्स नंबर है उससे सारी छोटी हैं, ऊपर से बाउंडेड है। तो कहने का मतलब an is less than equal to k is some fixed number for all n। कहने का मतलब a1 a2 a3 कहीं तक भी हम चले जाएं इन्फिनिटी तक, सारी की सारी टर्म्स जो हैं उस k से कम हो। इसी के अंदर एक और सब कैटेगराइजेशन है, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली, चलो पूरा लिख देता हूँ, अपर बाउंडेड। तो स्ट्रिक्टली अपर बाउंडेड में क्या है, जो बाउंड है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। कहने का मतलब an इज स्ट्रिक्टली लेस देन k फॉर ऑल। तो ऊपर वाली जो इनइक्वलिटी थी वो स्लैक इनइक्वलिटी थी, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गई। एग्जाम्पल अभी लेंगे, पहले इसी का दूसरा पार्ट जो है वो आ जाएगा लोअर बाउंडेड। बाउंडेड की शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये अगेन मेरी शॉर्ट फॉर्म है, जो है स्टैंडर्ड नहीं है। तो अब उसी का रिवर्स केस हो गया, ये लोअर बाउंडेड है। लोअर बाउंडेड नीचे की तरफ से बाउंडेड है, तो सारी के सारी टर्म्स जो हैं a1 a2 a3 सारी की सारी किसी एक फिक्स्ड नंबर से जो है वो बड़ी होंगी। मान लो मैं k की बजाय, ऊपर से कंफ्यूजन ना हो, वैसे k ले सकते हैं पर मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, k डैश ले लेता हूँ। an इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, फिक्स्ड नंबर है ये कोई, k डैश फॉर ऑल n। मैं इसको k डैश बोल रहा हूँ, और कुछ लोग इसको k प्राइम बोलते हैं। तो डैश भी यूनिवर्सली लोग बोलते हैं, फॉरेन में भी, इंटरनेशनली इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और के प्राइम भी बोलते हैं। तो आई ऑल्सो इंटरचेंजेबली यूज दिस, आइदर आई कॉल इट एज के प्राइम और के डैश, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई कॉल इट एज डैश। तो लोअर बाउंडेड हो गया हमारा। इसी तरीके से लोअर बाउंड में भी स्ट्रिक्टली कंडीशन आ जाएगी, जैसे ऊपर था। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, स्ट्रिक्टली लोअर बाउंडेड है यहाँ पे, क्योंकि लोअर बाउंडेड के सब के हेडिंग के अंदर मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो के डैश स्ट्रिक्टली जो है, थोड़ा सा नोटेशन ठीक कर देते हैं, इज फॉर ऑल एन, ठीक है जी। तो ये स्ट्रिक्टली हो गया। अब अगर कोई सीक्वेंस दोनों साइड से बाउंडेड है, लोअर एज वेल एज अपर, लोअर बाउंडेड भी है अपर बाउंडेड भी है,
तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, दैट इज बाउंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो उसको मॉडुलस में भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो मैं उसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है एक थोड़ी लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि लोअर अपर, ताकि ये लोअर के नीचे नहीं है, आप मतलब लोअर से अलग हो गया, वो वहाँ तक दोनों कैटेगरीज बंद हो गई, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्लोज हो गए, उससे नीचे हम हैं। तो ये जो है लोअर बाउंडेड भी है, अपर बाउंडेड भी है फॉर ऑल एन। तो हम कहते हैं दिस सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। तो अब इसमें हम लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड नहीं कह रहे, हम कहते हैं ये जो है ये बाउंडेड हो गई है। अगेन एग्जाम्पल जो है, इसमें आप पहले अपर बाउंडेड ले सकते हो, जो है मान लो मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ -1 -2 -3 सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि ये -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, छोटा होता जा रहा है, -1 -2 -3 छोटा होता जा रहा है। तो ये अपर बाउंडेड है। तो आप ये अगर हमारी इसको सीक्वेंस में हमारा ए एन है -n, इस केस में आप देख सकते हो कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन। बाउंडेड भी है, स्ट्रिक्टली बाउंडेड भी आप कह सकते हो, ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड है, ठीक है। अब इसी को मैं रिवर्स कर दूं मान लो, तो आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, बट नीचे लोअर बाउंडेड है। तो यहाँ पे इस केस में 0 इज लेस देन इक्वल टू ए एन, ऊपर कॉमा रह जाता, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास हो गया लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बाउंडेड का, बोथ साइडेड बाउंडेड। तो मान लिया हमने एक ऊपर एग्जांपल लिया था, उसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 1/2 1/3 सो ऑन। अब इसमें आप देखोगे जैसे जैसे n जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है इट इज टेंडिंग टू 0। तो अब जो ये हमारी ए एन है इस केस में, तो 0 से नीचे नहीं जा सकती है। तो इस केस में हमारी सारी टर्म्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन इक्वल टू 1 है, और ऑल एन है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल टर्म भी लिखना चाहो तो जनरल टर्म हो गई ए एन इज इक्वल टू 1/n। तो ये देखो दोनों साइडेड बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड। तो हम इस सीक्वेंस को कहेंगे कि इट इज बाउंडेड। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे कि लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड, वी सिंपली कॉल इट एज बाउंडेड। अब हमने बाउंडेड के एग्जांपल देख लिए, लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड एंड बोथ साइडेड बाउंडेड, विच वी कॉल सिंपली एज बाउंडेड। बट एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये तो हमने बाउंडेड देखे, क्या ऐसी कोई सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करती है कि जो इनमें से तीनों कैटेगरी में नहीं लाई करे, ना लोअर बाउंडेड हो ना अपर बाउंडेड हो, या यूँ कहिए कि या बिल्कुल दोनों साइडेड बोथ साइडेड बाउंडेड भी ना हो। तो मान लो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे आप ले लिया 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती जा रही है। तो आप देखोगे इसमें जो टर्म है, मैं कोई ऐसी टर्म नहीं ले सकता छोटी कि जो ये -इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं। मैं कोई किसी चीज़ को फिक्स कर दूं, मान लो मैं 1 लाख
फिक्स कर दूं तो इसमें तो उससे नीचे भी टर्म्स जा रही हैं, सिमिलरली ऊपर भी जा रही हैं, तो ये एक ऐसी कैटेगरी में लाई करेगी विच इज़ नाइदर लोअर बाउंडेड नोर अपर बाउंडेड एंड हेंस इट इज़ नॉट बाउंडेड, बोथ साइड पे बाउंडेड नहीं है, तो ये तीनों केसेस के अंदर हमारी जो है वो लाई नहीं करेगी। तो ये हो गया बाउंडेड का विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम आते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस पे। ओके, सो मोनोटोनिक सीक्वेंस थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जो है मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि वो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, मतलब या तो असेंडिंग उसमें होगा या डिसेंडिंग में होगा, तो उसको बोलते हैं, अगर कोई ऐसी है तो, अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर है तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक, अगर नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी सीक्वेंस मोनोटोनिक हों। तो अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, आईएनसी जो मैंने लिख दिया, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में जो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास मान लिया सीक्वेंस है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ एन, तो उसकी टर्म्स हैं A1 A2 A3, देन आएगा AN प्लस वन एंड लाइक दैट। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में है तो बाद वाली सीक्वेंस जो है वो पहले वाली से बड़ी होगी, तो कहने का मतलब AN इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू AN प्लस वन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू, तो कहने का मतलब AN प्लस वन जो है वो AN से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। जैसे अगर मान लो मैं n की वैल्यू ले लूँ 1, थोड़ा लिखने के लिए अभी बता देता हूँ फिर इरेज कर दूंगा, तो मान लिया मैंने n ले लिया 1, तो ये क्या आएगा, A1 इज लेस देन इक्वल टू A2। सिमिलरली n जो ले लिया मैंने 2, तो A2 इज लेस देन इक्वल टू A3, तो हमारी जो सीक्वेंस है A2 A3 सो ऑन, तो A2 जो है वो A1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, A2 जो है वो A3 से है। ठीक है, चलो इरेज नहीं करते हैं, लेट इट बी एज इट इज़। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहीं पे ही, जैसे मान ले 1 2 3 4, ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू, तो इक्वल टू में अगर मैं ले लूँ 1 1 1 1, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि इक्वल टू आल्सो इंक्लूडेड देयर। ठीक है, अब इस केस में भी जैसे बाउंडेड में था स्ट्रिक्टली, तो इसके अंदर भी जो है केस है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चलो लिख देता हूँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इस केस में क्या है कि जो है इनइक्वलिटी स्ट्रिक्ट हो जाती है, ऊपर दिखा देता हूँ एक बार, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो उसमें क्या हो जाएगा, AN is strictly less than equal to for all n belonging to n। ठीक है, जैसे अभी ऊपर हम देख चुके हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सेम सेकंड कैटेगरी, ऊपर क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट, दैट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जो है उसी का रिवर्स पार्ट हो गया। देखो ऊपर हमारा क्या था, AN इज लेस देन इक्वल टू, तो इनइक्वालिटी जो है वो पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू AN प्लस वन फॉर ऑल n। कहने का मतलब जो बाद वाली जो टर्म है वो पहले वाली से छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1
1/2, 1/3 सो ऑन। अब आप देखोगे कि जो बाद वाली जो टर्म है वो पहले वाली से छोटी है। इस केस में स्ट्रिक्टली है बेसिकली, वो अभी उस पे आएंगे। तो इसी केस में दूसरी ले लेते हैं, 1 1 1 1। ये अभी ऊपर भी ली थी हमने, तो ये जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। तो ये ऊपर हमने देखा था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, दोनों केसेस के अंदर लाई कर रहा है क्योंकि इसमें इक्वल टू हो रहा है। इसी केस में जैसे ऊपर था तो स्ट्रिक्टली भी हो सकती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे अभी हमने ऊपर लिया ये 1 1/2 1/3 सो, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो है स्ट्रिक्टली जो है। तो दोनों केसेस हमने कवर कर लिया मोनोटोनिसिटी के, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली उसमें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग उसमें भी स्ट्रिक्टली। तो बाउंडेड में भी दोनों केसेस हो गए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में भी दो केस हो गए, उसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन हो गए। इनका पर्टिकुलरली फायदा क्या है जो है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उतनी चीज़ करा रहा हूँ जितनी हमारे काम में अभी आएगी। तो बाउंडेडनेस आएगी और मोनोटोनिसिटी आएगी, उसका गहन रिलेशन है कन्वर्जेंस से। तो इसलिए अब हम जो है नेक्स्ट इसी के अंदर अभी पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस? तो अब पूरा ब्लैंक कर लेता हूँ जो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तरफ जाता जा रहा है, तो जो हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो किसी एक फिक्स्ड नंबर की तरफ टेंड होती जा रही है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि जब इन्फिनिटी हो जाएगा, n जो है इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, तो सीक्वेंस भी एक फिक्स्ड नंबर पे पहुंच जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे आपने पहले 11th क्लास में भी देखा है, लिमिट्स के दौरान अगर हमारा फंक्शन है, अभी सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर फंक्शन ये आपने देखा था, तो हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं और एफ एक्स लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 0। तो कहने का मतलब हम ये कहते हैं कि x जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो एफ एक्स जो है वहाँ पे जाके 0 बन जाएगा। अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं। मान लो मैं ये सीक्वेंस ले लेता हूँ जिसकी जनरल टर्म है, अब इसके अंदर मैं लिमिट लगाता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये कहाँ पे पहुँचेगी, ये 0 पे ही जाएगी भाई, तो ये टेंड टू 0। तो हम कहते हैं इसको नोटेशन में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एन कन्वर्जेस टू 0। ए एन जो है वो 0 को कन्वर्ज हो रही है या 0 को टेंडिंग है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको हम बोलते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि किसी फिक्स पे जाए, तो ये हमारा हो गया कि मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस का मतलब हो गया। ठीक है, तो राइटिंग में हम कैसे लिखेंगे कि अगर इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an is equal to L, where L is some fixed number, L should not be plus and minus infinity, L is a some fixed number। तो हम कहते हैं अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an is equal to L, then we say that then this sequence is, चलो कन्वर्जेंट नहीं, is said to be
कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट का मीनिंग होगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी जैसे अभी मैंने ऊपर 1/n का ले लिया, बट जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। जैसे अगेन फॉर एग्जांपल में पहला तो वही लिख देते हैं 1/1, 1/2, 1/3 सो ऑन, तो ये होगी कन्वर्जेंट। अब जो कन्वर्जेंट नहीं है वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है या तो वो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। पहले एक लिख लेता हूँ, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 1 2 3 सो ऑन, तो ये हो गई, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, बाद में छोटा लिखूंगा इसको, डाइवर्जेंट। क्योंकि जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी। इसी का रिवर्स केस हमने जो लिया था -1, -2, -3 सो ऑन, तो ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि जब हम लिमिट लेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस लेता हूं मैं 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। अब जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट टर्म बिल्कुल एंड पे वो 1 होगी कि -1 होगी। तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, लेकिन ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो अब कन्वर्जेंस को मैं समराइज कर देता हूं, कन्वर्जेंस को समराइज कर देता हूं कि क्या क्या कैटेगरीज हुई हमारी। तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं डायग्राम में, ये सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस हो सकता है कन्वर्जेंट हो, और कन्वर्जेंट नहीं होगी तो मैं उसको बोलता हूं नॉन कन्वर्जेंट, क्योंकि नॉन कन्वर्जेंट के भी दो सब कैटेगराइजेशन हो गई। एक हो गई डाइवर्जेंट, एक हो गई ऑसिलेटरी। तो अब इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो डाइवर्जेंट हो, वो ऑसिलेटरी भी हो सकती है। तो दो कैटेगरी हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट एंड नॉन कन्वर्जेंट। नॉन कन्वर्जेंट फर्दर हो सकती है डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी। तो ये हमने कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा और एग्जाम्पल्स देखे और इन दोनों की सब कैटेगराइजेशन देखी। अब हम आते हैं लास्ट थिंग पे, सीक्वेंस के, जो है इन सब चीज़ों को अमलगमेट करके हमारा जो मेन रिजल्ट जो है वो आता है, ठीक है। तो अब मुझे कन्वर्जेंस के बारे में पता करना है कि जो है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। कन्वर्जेंस का इसलिए हमारे लिए बेनिफिट, फ़ायदा हमारे इंजीनियरिंग में भी जो है, हम कोई ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस को हमने लिस्ट किया और हमने देखा कि वो सीक्वेंस बन गई। तो अब हम एक पैटर्न अगर वो जिस हिसाब से ले फॉलो कर रही है, तो हम देखते हैं ऐसे ही अगर ये ऑब्जर्वेशन चलती जाएंगी तो क्या हम किसी फाइनाइट क्वांटिटी पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसलिए हमें ये पता लगाना होता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है, इसलिए दैट इज़ वाई कन्वर्जेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देयर। तो अब कन्वर्जेंस के लिए कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो रिजल्ट है। I am quoting it without proof because ultimately I have to reach at infinite series, और ये बेसिकली रियल एनालिसिस का पार्ट है, तो हम उसके अंदर आई एम नॉट ड्वेल्विंग इनटू दैट पार्ट। सो इसलिए हम उसको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। सो
A monotonically decreasing sequence is convergent if and only if it is bounded below. ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स मैंने अपने, जो मैंने अभी कहा था कि मेरे ही डिवाइस्ड हैं, वो लगा दिए हैं। आप ऊपर मैं बता चुका हूँ इनका क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, IFF जो है इसका मतलब था इफ़ एंड ओनली इफ़। जो आपने 11वीं क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर था, उसमें इसको बोलते इफ़ एंड ओनली इफ़, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, जो कि ऐसे होता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। उसमें ये होता है ना कि P इम्प्लाइज Q, देन Q इम्प्लाइज P, क्योंकि कन्वर्स ऑफ ए स्टेटमेंट में नॉट बी ट्रू। इफ P इम्प्लाइज Q, दैट डज नॉट मीन Q इम्प्लाइज P। बट यहाँ पे क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ, कि अगर P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P भी होगा ही होगा। जैसे जैसे कोई एग्जांपल लें कि जो है X का फादर Y है, चलो उसको एग्जांपल को छोड़ देते हैं, ठीक। तो अब जो है इसी का ही रिवर्स पार्ट भी है। तो रिवर्स मीन्स उसी में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ये तो हमने डिक्रीजिंग के बारे में कहा। तो A मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस is convergent if and only if it is bounded above। तो ये हमारा इसी का ही काउंटर पार्ट हो गया, दूसरे वाला पार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, तो लास्ट हमारा है एग्जांपल, उसके बाद हमारा सीक्वेंस पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये हमने देखी थी कि ये जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। और ये जो है बाउंडेड बिलो भी है, एक्चुअली ये तो बाउंडेड ही है, दोनों साइड बाउंडेड है, बट मुझे अभी थ्योरम के हिसाब से बाउंडेड बिलो चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो इसका मतलब फ्रॉम दिस थ्योरम आई कैन कंक्लूड दैट इट इज़ कन्वर्जेंट, एंड विच वी हैव डिस्कस्ड ए लिटिल बिट अबव, कि इसका जो है an जो है कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, 0 पे कन्वर्ज हो रही है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1। कोई दूसरा एग्जाम्पल मान लो, अगर हम नेगेशन में लें जो है तो मान लो मैं लेता हूँ -1, -2, -3, -1/4 एंड सो ऑन। अब इस केस में आप देखो कि जो है -1 छोटा है, -1/2 बड़ा है। तो ये क्या है, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। तो जो है -1 छोटा, फिर -1/2 बड़ा, -1/3 और बड़ा। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, और बाउंडेड तो है ही, तो हमें सिर्फ बाउंडेड अबव चाहिए इंक्रीजिंग में। तो ये दूसरे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज बाउंडेड अबव। सो अगेन you can easily see that this also eventually merges, or you can say converges to 0। तो ये दूसरे वाले जो थ्योरम उसका काउंटर पार्ट था उसके लिए। तो ये हमने पढ़ा कि मोनोटोनिसिटी और बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है।
मोनोटोनिक का और बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का। सो हाउ दे कैन कंक्लूड अबाउट कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो बीच का पार्ट था सीक्वेंसेस का गैप जो था वो हमने कवर कर लिया है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सीरीज। थैंक यू वेरी मच।